नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका C10 एजुकेयर क्लासेस के YouTube चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग ने लास्ट वीडियो जो शूट किया था उसमें हम लोग ने ये चीजें बताई थी कि आप केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 केसेस स्कोर कर सकते हो और उसमें मैंने चैप्टर्स के वेटेज भी बताए थे। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंस कैसा है। मतलब हम लोग चैप्टर्स उठाएंगे और चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए और कौन से टॉपिक्स आपको स्किप करने चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको 100% करो तो ही आपके मार्क्स आएंगे। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको सिर्फ गो थ्रू करने होते हैं और कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वही टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज का ये जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना। सो ध्यान से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं तो केमिस्ट्री का जो हमारा टेक्स्ट बुक है, देखो केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से ही हम लोग टॉपिक्स देखते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने रहेगा तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और कौन से आपको नहीं करने हैं और कौन से आपको ओके ओके करने हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स निकालते हैं और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, आज का ये जो वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग 3 चैप्टर्स कवर करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। अगर तुम लोग को ये जानना है कि सर हमारे पास केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स है लेकिन 16 चैप्टर्स में से हम लोग ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर हम लोग ने बहुत कम चैप्टर्स किए हैं, तो सर हमें कुछ ऐसी चैप्टर्स बताओ जो करने से हम लोग का स्कोर जो है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया, हम लोग ने एक वीडियो शूट किया है जिसमें हम लोग ने केमिस्ट्री को बायफर्केट किया है, हम लोग ने उसके चैप्टर्स को सेग्रीगेट किया है और वो वीडियो की लिंक जो रहेगी वो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। सो दैट आप वो वीडियो पहले देखो, को भी आइडिया आएगा कि कौन सा वाला पार्ट, कौन से वाले चैप्टर्स आपको पहले करने चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए स्टार्ट करना। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। आज का जो हमारा टारगेट होने वाला है, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हम लोग आज कवर करेंगे जो कि आपके होने वाले हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड आयोनिक इक्विलिब्रिया। ये अगर तीनों चैप्टर्स को मैं देखूंगा वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू, सो विथ ऑप्शन अगर मैं बात करूंगा सो इट इज योर 3 मार्क्स 4 मार्क्स, सॉरी विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। अगर मैं विथ ऑप्शन की बात करूंगा, ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स का है, सो आपका जो सॉलिड स्टेट है इट इज ऑफ 5 मार्क्स, सॉल्यूशन इज ऑफ 6 मार्क्स एंड आयोनिक इक्विलिब्रिया इज ऑफ 6 मार्क्स। अगर हम लोग देखेंगे कि वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू विथ ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं सो 6 + 6 12, 12 + 5 17। सो आज का ये जो वीडियो है वो आपको 17 मार्क्स दे के जाने वाला है। सो एंड तक देखना और अच्छे से समझना कि कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर। जब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर का फर्स्ट पेज निकालते हो तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी कुछ चीजें, जैसे कि फर्स्ट थिंग आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे 2 तरीके के सॉलिड्स आपको देखने मिलेंगे, एक रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक रहेगा अमरफस सॉलिड। तो ऐसे में इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सो बच्चों याद रखो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन। क्या बनेगा? डिफरेंस बिटवीन। सो डिफरेंस बिटवीन आपको पूछा जाएगा, किसके बीच में पूछा जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। बहुत ही सिंपल डिफरेंस बिटवीन है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। सो 2 मार्क के लिए बच्चे हमेशा क्या करते हैं, 4 पॉइंट्स लिख के आते हैं और उसमें से जो चौथा पॉइंट है वो एग्जाम्पल होता है। सो बच्चों याद रखो आपको एग्जाम्पल अलग से लिखना है, 4 पॉइंट्स लिखने ही है लेकिन वो 4 पॉइंट्स में एग्जाम्पल को इंक्लूड नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए पॉइंट नहीं होता, मार्क्स नहीं होते, तो आपको उसको अलग से लिखना होता है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन आप कौन सा करोगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। इसमें ही तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन में ही तुम लोग को एक और पॉइंट देखने मिलेगा जो कि आपका है अनआइसोट्रोपिक, और अमरफस में आपने को देखने मिलेगा आइसोट्रोपिक। तो ये जो अनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक है इसके लिए आपको सिंपल सा एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा कि सर बताओ, एमसीक्यू ऐसा पूछेगा
कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? सो अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अमरफस सॉलिड जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? सो दे शो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। सो इसी बेसिस पे तुम लोग का एक एमसीक्यू यहां पे बन जाएगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अपने को देखने मिलेगा, जैसे मैंने बताया अमरफस सॉलिड, ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है ना वो आपके इजीली कवर हो जाएंगे। किसमें कवर हो जाएंगे? अमरफस एंड क्रिस्टलाइन के डिफरेंस बिटवीन में। सो अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आया तो आप डिफरेंस बिटवीन के ही पॉइंट्स को शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक है, इसके ऊपर आपका 1 मार्क का डेफिनेशन फिक्स्ड, कंपलसरी आपका डेफिनेशन इसमें पूछा जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है वो है एग्जांपल्स। क्या है? एग्जांपल्स। आपको डायरेक्टली कंपाउंड दे देंगे NaF एंड MgO और पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा किसका एग्जाम्पल है। सो द करेक्ट आंसर विल बी आइसोमॉर्फिज्म। आपको डायरेक्टली दे देंगे यहां पे अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स, क्रिस्टोबलाइट, पूछेंगे ये किसके एग्जांपल्स है, आंसर विल बी पॉलीमॉर्फिज्म। सो ऐसे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, एक डेफिनेशन इसके ऊपर आपका बन सकता है। ओके, सो नेक्स्ट, अभी देखो ना इसमें ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसमें तुम लोगों को क्या बोलूंगा, जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है ना वो इसमें से मत करो। आप क्या करो ना, आपको ना एक टेबल है, क्या है? एक टेबल, यस दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये टेबल अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपको इसके बीच में कोई भी डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए, मतलब कोई भी दो टाइप्स के सॉलिड के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो आप यहां पे बिना झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप ये जो डिफरेंस बिटवीन है वो लिख सकते हो, बिकॉज ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल में आपको लेफ्ट साइड में कुछ प्रॉपर्टीज लिख के दी हुई है, टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं, लास्ट में आपको एग्जांपल है। सो ये पांचों प्रॉपर्टीज एंड फिर बाद में आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड दिए हुए हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, योर आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। सो ये जो हम लोग के 4 टाइप्स के सॉलिड है, इनके ही प्रॉपर्टीज हम लोग को यहाँ पे लिख के दी हुई है। अगर हम लोग ने ये पूरा टेबल कर लिया तो हम लोग को अलग से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स और रादर क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही टेबल में तुम लोग का सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलो, सो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारा एक सिंपल डेफिनेशन बनता है, दैट इज योर यूनिट सेल का डेफिनेशन। 1 मार्क के लिए सिंपल सा डेफिनेशन पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल है, वो डेफिनेशन करके जाना है। ओके, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूं, डायरेक्ट। एंड जो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि अपने को पूछा जाएगा कि टोटल अपने पास कितने ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने होते हैं? 14। ये नंबर याद रखो, कितना? 14। सो देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर्स। सो 14 ये नंबर याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर 1 सेंटेंस में आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसके ऊपर आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जब मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसा होता है, तुम लोग का जो सिंपल क्यूबिक होता है SCC, उसमें होता है नंबर ऑफ पार्टिकल 1। उसके बाद आता है तुम्हारे पास BCC का नंबर ऑफ पार्टिकल होता है 2। उसके बाद आता है FCC का नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है? 4। तो ये जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन वो आपको ये भी बोलेगा कि कैलकुलेट करके बताओ कि सिंपल क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, BCC में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एंड FCC में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सो 1 मार्क के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा आपको इसके बारे में पूछेगा नहीं। ओके, सो आगे और क्या देख सकते हैं हम लोग? चलो नेक्स्ट, यस, ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पे एक आपको ना डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंड दैट डेरिवेशन इज योर रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। सिंपल सी बात है बच्चों, एक चीज याद रखो, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है? एक। और वही फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा। न्यूमेरिकल भी कौन सा आएगा वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना। सबसे पहले तुम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू NM अपॉन A क्यूब इंटू NA। नाउ व्हाट इज N, व्हाट इज M, व्हाट इज A एंड व्हाट इज NA? तो वो हम लोग चेक करते हैं। N का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो जैसे मैंने बताया, सिंपल क्यूबिक के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 1। सो दैट मींस इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक
क्रिस्टल, उसके जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ n एज 1। उसके बाद हम लोग अगर समझो बीसीसी के लिए बात करते हैं, तो बीसीसी के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 2। एंड जब हम लोग एफसीसी के लिए बात करेंगे, सो इट विल बी 4। सो ये चीजें हम लोग को याद रखनी है कि n मतलब क्या है। n मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। ओके, आगे चलते हैं। देन व्हाट इज m? m का मतलब होता है मोलार मास। क्या होता है m का मतलब? मोलार मास। किसका मोलार मास? तो तुम लोग को जो वहां पे सॉलिड दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उनका मोलार मास तुम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। समझ में आया? अनलेस एंड अनटिल वही फाइंड आउट करना है तो नहीं दिया रहेगा, फाइंड आउट करना है तो वही क्यों देंगे। ओके, सो नेक्स्ट एक, व्हाट इज ए? इज एज लेंथ। अभी एक चीज बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है और वो मार्क करके रखो। एज लेंथ जो होती है ना, वो हम लोग को दी होती है पिकोमीटर में, पीएम में। तो हमेशा जब भी तुम लोग सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो जो पिकोमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द सॉलिड स्टेट वाला न्यूमेरिकल, आपको क्या करना है? आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जो एज लेंथ का वैल्यू है, जो ए का वैल्यू है, उसको आपको यूनिट में पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप पेपर में अवॉइड करोगे तो आपका स्कोर आएगा। उसके बाद व्हाट इज एनए? Na means Avogadro number. What is Avogadro number? 6.022 into 10⁻23. So ये जो टर्म है पूरा का पूरा, उसमें से जो ये रो है, रो इज डेंसिटी। सो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास ऑफ सॉलिड अपॉन एज लेंथ का क्यूब इनटू नंबर ऑफ अवोगाड्रो नंबर। सो ये जो फॉर्मूला है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। अब ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल कैसा आएगा। न्यूमेरिकल तुझे पूछा जाएगा इधर डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए। इन जनरल मोलार मास जल्दी बोलते नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, सो मोलार मास के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इधर एज लेंथ तुझे पूछा जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका भी वैल्यू पूछेंगे नहीं। सो क्या क्या पूछ सकते हैं तुझे? डेंसिटी तुझे पूछ सकते हैं, एज लेंथ का वैल्यू, एंड वेरी इंपॉर्टेंट तुझे ये नहीं बोलेंगे कि एन का वैल्यू निकाल। समझ में आ रहा है? तुझे क्या बोलेंगे? वो तुझे ये बोलेंगे कि तुझे ना फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। क्या पूछेंगे तुझे? कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है? तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ n. इफ द वैल्यू ऑफ n is 1, that means the crystal is SCC. If the value of n is 2, that means the crystal is BCC. And if the value of n is 4, that means the crystal is FCC. सो हम लोग को n का वैल्यू बेसिकली निकालना होता है। तो वो डायरेक्टली बोलेगा नहीं तुम लोग को कि n का वैल्यू निकालो, वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। और 100% ट्रस्ट मी, ये साल ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है क्वेश्चन? फाइंड विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। सो फर्स्ट कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड n के वैल्यू के बेसिस पे हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में से एक ही फॉर्मूला है, और एक ही फॉर्मूला में से भी कौन सा न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। सो इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप सबके लिए, और ये जो मेहनत है, ये मेहनत जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा कि आप तक पहुंच रहे हैं? तो आपको क्या करना है, जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ जो हम लोग ये इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बिकॉज हम लोग का एम जो है वो इतना ही है कि हर एक स्टूडेंट तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरा साल मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक लास्ट में ना उनको एक थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत होती है, एक पुश करने की जरूरत होती है, पुश चाहिए होता है उन्हें कि कैसे वो आगे जा सके, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है उनका। सो उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप सब ये चीजें समझोगे, एंड अल्टीमेटली पूरा एक अच्छे तरीके से आपका स्कोर आ जाएगा। सो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आप क्या देखोगे? पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर एज सच ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक टेबल है वो बताता हूं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, यस, ए वॉइड के ऊपर भी एक है, मैं बताता हूं आपको, एक न्यूमेरिकल है, सॉल्ड एग्जांपल है, वही पूछेंगे। उसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकते, मैं आपको बताता हूं। यस, दिस पैकिंग एफिशिएंसी वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट। टोटल अपने पास ना पैकिंग एफिशिएंसी के लिए, टोटल अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी के 3 डेरिवेशंस है। कितने डेरिवेशंस है? 3। ओके, सो पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर अपने पास 3 डेरिवेशंस है। द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट अपना डेरिवेशन है,
दैट इज योर सिंपल क्यूबिक के लिए, फिर है बीसीसी के लिए एंड लास्ट वन इज एफसीसी के लिए। सो ये तीनों डेरिवेशन में से आपको कोई भी एक डेरिवेशन जो है वो 100% यहाँ पे पूछा जा सकता है। आगे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो यहाँ पे ना ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है, मैं टॉपिक के इन डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूं, बिकॉज अपना जो वीडियो है वो एक शॉर्ट वीडियो एंड इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है। अगर आपको इन डिटेल ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सर हमें शॉर्ट में बताते भी जाओ कि टॉपिक के अंदर जो कंटेंट है वो क्या है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग पीवाईक्यूज जो है वो पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब आप हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में पीवाईक्यू लिख के। सो आपको अगर ये चीजें चाहिए कि आपको लगता है कि हमें टॉपिक वाइज सॉल्यूशन चाहिए, टॉपिक का सॉल्यूशन भी चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो पीवाईक्यू लिखो, 100% हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे और वो वीडियो भी हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। चलो आगे देखते हैं। ओके सो आगे देखते हैं, तो इसमें तुम लोग को एक यस दिस टेबल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम लोग को याद रखना है सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स 6, उसके साथ साथ पैकिंग एफिशिएंसी दिस। पीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 एंड योर पैकिंग एफिशिएंसी इज 68। एफसीसी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा एफसीसी को याद रखते हैं लेकिन हम लोग सीसीपी एचसीपी ये भूल जाते हैं, तो ये भी हम लोग को याद रखना है कि दैट न्यूमेरिकल इज हियर। दिस प्रॉब्लम नंबर 1.6 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपको पूछा ही जाएगा तो इसको अच्छे से करके जाना ही है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं एंड टोटल वॉइड्स कितने हैं ये पूछा गया है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए भी अपने पास फॉर्मूला है जहां पे हम लोग नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लिखते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मूला होता है अपना नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल में। सो जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, सो वो होते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सो अपना जो आंसर आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर मैं टेट्रा दोनों के वॉइड्स को ऐड करूंगा, सो द आंसर विल बी टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, 2 से 3 मार्क के लिए आपको ये पूछा जाएगा, अच्छे से करके जाओ, समझ के जाओ। जब हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, जैसे मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में लिखो पीवाईक्यू, सो दैट हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे एंड आपके लिए वो वीडियोस लेके आएंगे। चलो आगे चलते हैं एंड उसके बाद हमारा डिफेक्ट वाला पार्ट आता है जिसमें आपको मेजरली फोकस करना है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी आपको वैकेंसी डिफेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है एंड उसके अलावा आपको एक यहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रिंकल डिफेक्ट, 2 डिफेक्ट्स है, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रिंकल डिफेक्ट। वो शॉर्टकी एंड फ्रिंकल डिफेक्ट के कंसिक्वेंसेस आपको याद रखने हैं एंड उनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। उसके अलावा डिफेक्ट्स में आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखेगा। दिस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। ओके सो नेक्स्ट आगे क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। ओके सो आपका यहाँ पे आता है थोड़ा सा फिजिक्स वाला सेमीकंडक्टर वाला पार्ट। अब ये जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है इसमें आपको क्या याद रखना है, तो याद रखने जैसी चीज जो है वो उसमें ये है कि आपको जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स वो याद रखने हैं। किसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, दिस वन आई एम टॉकिंग, दैट इज डायमैग्नेटिक के हम लोग को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। उसके अलावा पैरामैग्नेटिक के हम लोग को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं एंड फेरोमैग्नेटिज्म के हम लोग को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। सो ये एग्जाम्पल्स के ऊपर ही आपको एमसीक्यू आएगा। अगर हम लोग विदाउट ऑप्शन की बात कर रहे थे तो विदाउट ऑप्शन ये 3 मार्क का चैप्टर है जिसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क के लिए और 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हायर मार्क वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ओके सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द सॉलिड स्टेट चैप्टर। और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग को थोड़े से मोटिवेशन की और जरूरत है। हम लोग तो आपको मोटिवेट कर ही रहे हैं लेकिन आप भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सो वहां पे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक करो, बहुत सारे बच्चों तक, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुंच सके एंड उनके हम लोग हेल्प कर सके। चलो नेक्स्ट हम लोग आते
आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसका अच्छा खासा वेटेज है और इसमें ना कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, सिलेक्टेड टॉपिक इन द सेंस ये चैप्टर पूरा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बताऊंगा उतने ही चैप्टर्स अगर उतने ही टॉपिक अगर आप करके जाओगे और अच्छे से करके जाओगे, जिसपे बोलूंगा ना ज्यादा अच्छे से करो, वो ज्यादा अच्छे से करके जाओ तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, सिंपल क्वेश्चन बनेगा, ये जो आपको टेबल दिया है ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको फाइंड आउट करना है। एग्जांपल दिया रहेगा, एग्जांपल दिया रहेगा, आपको बोलेंगे कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड है, लिक्विड इन लिक्विड है, गैस इन गैस है, इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आपको डायरेक्टली दिया रहेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड पूछा जाएगा कि एग्जांपल बताओ इसका, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको ये टेबल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो आगे, इसके बाद आपका आता है सोल्यूबिलिटी वाला पार्ट। अब सोल्यूबिलिटी वाला पार्ट जब आता है तो एक क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। एंडोथर्मिक के लिए अलग होता है, एक्सोथर्मिक के लिए अलग होता है, लेकिन जब आगे जाके पता चलता है तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अलग अलग एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस हम लोग को बताए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड वो ग्राफ हम लोग को यहाँ पे देखने मिलता है। अब ये ग्राफ में से क्वेश्चन क्या आएगा, तो यहाँ पे ना आपको ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये 3 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। इवन सीईटी में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आप देख सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू बन सकेगा। ओके, सो इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड वो लॉ का नाम है हेनरीज लॉ। क्या नाम है? हेनरीज लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। क्या है? सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इससे ज्यादा इजी लॉ हम लोग सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना इजी है। सो ये लॉ इंपॉर्टेंट है सोल्यूबिलिटी के और अदर तुम लोग का जो हेनरीज कांस्टेंट है KH, उसके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। सो ये याद रखना है एंड इंपॉर्टेंटली वेरी इंपॉर्टेंट योर एक्सेप्शंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये जो एक्सेप्शंस है हेनरीज लॉ के, ये दोनों एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। ओके, इसके अलावा और एक लॉ आता है एंड उस लॉ को हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 मार्क के लिए आपको ये राउल्ट्स लॉ पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको ना आते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो ऐसा जैसा क्वेश्चन आज तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एनलिस्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो ये 2 या 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट डिफाइन करना है, 1 मार्क के लिए वो पूछा जाएगा। एनलिस्ट करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड योर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 अगर हम लोग ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एनलिस्ट की है तो हम लोग को इसमें 2 या 1 मार्क के लिए ये पूछा जाएगा और 1 मार्क का डेफिनेशन वैसा पूरा क्वेश्चन जो है वो आइदर 2 मार्क्स करेगा और 3 मार्क का क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा। ओके, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सर क्या पढ़ना है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ना आपका एक ही डेरिवेशन है, बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम बदलता है। सो क्वेश्चन क्या आएगा तुम लोग को, क्वेश्चन आएगा डिराइव रिलेशन बिटवीन मोलार मास किसका, ऑफ सोल्यूट विथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और विथ डैश डैश कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 है ना अपने पास, वो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ये सेम डेरिवेशन तुम लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल डेरिवेशन है M2, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलार मास ऑफ सोल्यूट, उसका डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा और वो डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रिपेयर करो इस चीज के लिए, क्योंकि 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और पूरे चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चन अच्छे से बनता है। ठीक है, उसके अलावा जब हम लोग आगे जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने बताया वो तुम लोग को डेरिवेशन करना है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग डिराइव करोगे। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू डिराइव। इसमें ये M2 दिख रहा है, ये M2 का फॉर्मूला तुम लोग को बनाना है। तो ये M2 का फॉर्मूला बनाने के लिए तुम लोग को कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स याद रखने हैं और वो स्टेप्स हम लोग कवर कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं सर, तो मैंने जैसे बताया, बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग PYQ का जो वीडियो शूट कर सकते हैं,
जो आपकी मदद से करेंगे। आप अगर कमेंट में बताओगे PYQ का वीडियो हमें चाहिए, PYQ टाइप करोगे तो हम लोग आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे, तो वहां पे हम लोग इसका इन डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें और हम लोग देख सकते हैं योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के तो सेम डेरिवेशन मैंने जो बताया वही डेरिवेशन करके जाना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट बनता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो मैं डेफिनेशंस बताऊंगा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ये 3 सॉल्यूशंस के डेफिनेशंस आपको करके जाने हैं और उसके एग्जांपल्स भी आपको करके जाने हैं। तो इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनेगा। एंड इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाई चांसेस मेरे से पूछेगा ना कोई बच्चा कि सर मुझे ना सॉल्यूशन चैप्टर कुछ नहीं करना है, लेकिन मुझे सिर्फ एक टॉपिक बताओ जो कि आ सकता है, तो मैं उसको बताऊंगा बच्चा रिवर्स ऑस्मोसिस करके जा, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का, जो एग्जाम सेट करते हैं उनका ना फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसके ना हम लोग के डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ना पेपर में बोर्ड्स के ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो तुम लोग का क्वेश्चन है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये 100% आने का चांस है, इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको स्किप करना ही नहीं है, इसका डायग्राम भी करके जा, डेफिनेशन भी करके जा, कंडीशंस भी करके जा, अच्छे से करके जाना है। ठीक है, सो ये रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करके जाने के बाद हम लोग शिफ्ट होते हैं वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर। अब वेंट ऑफ फैक्टर में तुम लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है तुम लोग का ये वाला डेरिवेशन। क्या है वो डेरिवेशन? You have to draw a relation between Van't Hoff factor, which is represented by I, and the degree of dissociation, which is represented by अल्फा। तो ये जो I एंड अल्फा का रिलेशन है, जहां पे तुम लोग का एक फॉर्मूला डिराइव होता है यहाँ पे जो कि दिया हुआ है, ये डेरिवेशन तुम लोग को 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोग को न्यूमेरिकल्स भी बताता हूँ कौन से करके जाने, अच्छे से करके जाने, वही करके जाने हैं, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन तुम लोग को आ सकता है। ठीक है, चल अभी क्या है देखो, क्वेश्चंस मैं न्यूमेरिकल्स में जब जाता हूं तो न्यूमेरिकल्स में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तुम लोग को करना है। सो स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तुम लोग को एक फिश वाला न्यूमेरिकल दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन बेस्ड जैसे मैंने बताया, तो ये 8th वाला तुम लोग को करना है। उसके अलावा तुम लोग को यहाँ पे एक यूरिया वाला न्यूमेरिकल, यस दिस वन, क्वेश्चन नंबर 9th करना है। क्वेश्चन नंबर 9th करने के बाद तुम लोग को ये बेंजीन एंड टोलिन वाला क्वेश्चन करना है। अब ये बेंजीन एंड टोलिन वाला क्वेश्चन ना लेंथी क्वेश्चन है, तो जब एग्जामिनर को ऐसा फील होगा कि पेपर तो इजी बन रहा है लेकिन मुझे ना सामने वाले का टाइम वेस्ट करना है, अगर बाय चांस पेपर इजी आता है, मैं कोशिश 100% करूंगा कि पेपर अगर टफ भी आए तो मेरे बच्चों के लिए वो पेपर इजी लगना चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो अल्टीमेटली आपको भी यही फील होगा, पेपर कैसा भी आए आपको पेपर लिखने आना चाहिए। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि अगर पेपर समझो इजी बना है तो सामने वाला कोशिश करता है कि वो पेपर इजी है लेकिन वो लेंथी होना चाहिए। लेंथी होने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग होने के लिए ये न्यूमेरिकल इज अ बेस्ट एग्जांपल। बहुत ही लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन इजी है, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करके जाना है। ये 3 न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से करके गए ये सॉल्यूशन चैप्टर में तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ विल मूव टुवर्ड्स द एंडिंग पार्ट ऑफ आवर सेशन। आज के वीडियो का लास्ट चैप्टर अगर हम लोग देखेंगे तो वो है आयोनिक इक्विलिब्रिया। ये जो आयोनिक इक्विलिब्रिया जो चैप्टर है, तो इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट थिंग आपको देखने मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन लिखोगे तो उसका आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे देखने मिलता है जिसको परसेंटेज डिसोसिएशन में भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको पूछा जाएगा। फिर कुछ एसिड्स एंड बेस के थियरीज है। अब ये एसिड एंड बेस की थियरी में आपको जितने भी थियरीज दिए हैं वो पढ़ के जाने हैं, गो थ्रू करने हैं, अरेनियस थियरी का ड्रॉबैक पढ़ के जाना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका थियरी है एसिड एंड बेस का वो करके जाना है। सर बताओ तो कौन सा है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम लोग का थियरी है वो है ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। कौन सा लॉ? ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अब ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ 2 चीजों के लिए है, एक है वीक एसिड के लिए और एक है
वीक बेस के लिए। तो ये जो वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए तुम लोग का डेरिवेशन है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% आपको दोनों में से वीक एसिड या फिर वीक बेस के लिए आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो ये जो और सिंपल है, देखो डेरिवेशन जो है ना, एक भी करके जाओगे ना तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों डेरिवेशंस सिमिलर है। और ये डेरिवेशंस अगर आपको इन डिटेल में समझने हैं तो कमेंट सेक्शन में PYQ लिख के बताओ। PYQ का जो सीरीज है उसमें ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, तो ये हम लोग वहां पे कवर कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं आगे क्या चीजें हैं हम लोग को। ये मैं ये वाले डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें तुम लोग को और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है तुम लोग का पीएच स्केल। ओके, अब पीएच स्केल में सर क्या क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे पहली चीज तुम लोग को याद रखना है सोरेनसन। सोरेनसन इज अ पर्सन जिसने क्या किया था, पीएच को डिफाइन किया था, पीएच स्केल को डिफाइन किया था। सो सोरेनसन, ये नाम याद रखना है। एज सच तो आज तक ज्यादा ऐसा होता नहीं है कि जो बोर्ड्स वाला पेपर होता है HSC का, वहां पे किसी साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए, बट याद रखो सोरेनसन करके साइंटिस्ट है। एक इसमें पूछा जाता है साइंटिस्ट का नाम, और एक जो अपना लास्ट चैप्टर है ग्रीन केमिस्ट्री का, उसमें पूछा जाएगा कि वो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो वो एक हम लोग जब उसका पार्ट देखेंगे तो उसमें मैं तुम लोग को बताऊंगा। इफ तुम लोग पता है कि ग्रीन केमिस्ट्री का फादर कौन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ, ठीक है। चलो आगे हम लोग पीएच के ऊपर, जैसे मैंने बताया पीएच स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पीएच और पीओएच का रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये रिलेशन करके जाना है, जिसमें आपका ये एक फाइनल इक्वेशन आपको देखने मिलता है। उसके अलावा पीएच के ऊपर एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड है, पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल फिक्स्ड है। एंड एक और चीज है मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, जो कि आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के याद करके जानी है। ओके, यस, बफर, टाइप्स ऑफ बफर। टाइप्स ऑफ बफर में भी दो इक्वेशंस है जो कि 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क के 1 सेंटेंस में आपको पूछे जाएंगी। एंड दैट इक्वेशंस आर नोन एज हेंडरसन हैज़लबल्क इक्वेशन। ये जो हेंडरसन हैज़लबल्क इक्वेशन है, ये एसिडिक बफर के लिए भी है जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, एंड बेसिक बफर के लिए भी है जो कि इस तरीके से कुछ इक्वेशन दिखते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशन है एसिडिक बफर एज वेल एज बेसिक बफर के, जिसका नाम होता है हेंडरसन हैज़लबल्क इक्वेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन हेंडरसन हैज़लबल्क इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर और फॉर बेसिक बफर। तो तुम लोग को ये जो दोनों इक्वेशंस है ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो आगे, उसके अलावा एप्लीकेशन आपको करके जाना है, बफर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन आपको करके जाना है। देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आपको याद रखने हैं। एप्लीकेशंस 5 यहाँ पे एप्लीकेशंस देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी देखने मिलता है, जो कि 3.9, जो कि हेंडरसन हैज़लबल्क इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया गया है। मैंने जैसे बताया इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन के ऊपर डायरेक्ट इक्वेशन पूछा जाएगा, नहीं तो आपको वहां पे एमसीक्यू या फिर एक पूरा न्यूमेरिकल 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। सो दिस न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जिसमें आपको बोला रहेगा KSP का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। इसके अलावा इसी के जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको ना कंडीशन दिया हुआ है प्रेसिपिटेशन का। सो ये जो कंडीशन है प्रेसिपिटेशन के, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ द आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सो इन दैट केस द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड and solubility equilibrium, there will be equilibrium which will exist. Now the second point, if ionic product is greater than solubility product, then what will happen, the solution will be super saturated, because of which if the solution is super saturated, that means the solution will have precipitation. solubility कम हो गई ना, solubility कम क्यों हुई, because वो super saturate हो गया। super saturate का मतलब क्या होता है, मेरे पास solvent कम हो गया और solute ज्यादा हो गया। वेरी सिंपल एग्जांपल, पानी कम हो गया और शुगर ज्यादा। यहाँ पे शुगर नहीं ले सकते बिकॉज इट इज आयन वाला पार्ट, आयोनिक इक्विलिब्रिया है ना, शुगर इज नॉट
नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा। सो एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। सो पानी कम है और नमक सॉल्ट इज मोर, सो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड। इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस than solubility product, then the solution is unsaturated, means there is more amount of water than salt, and in this case the precipitation will not occur because the solution have more कैपेसिटी टू डिसॉल्व द सोल्यूट। सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट की और भी ज्यादा कैपेसिटी वहां पे है। सो ये हो गया आपका कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट, और बहुत ही इजी टॉपिक है। ये टॉपिक्स आपको जो मैं बता रहा हूं ये आपको 100% करके ही जाने हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मैंने इसकी स्टडी की हुई है। लास्ट के जो 5 to 6 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको थोड़े समझने पड़ेंगे। एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न को अगर स्टडी करेंगे तो अपने को समझ में आता है, और उसी स्टडी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये टॉपिक है वो आपको बता रहा हूं। और ये टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ इतने ही करके जाओगे जितने मैं बता रहा हूं तो आपका 100% जो है वो स्कोर इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो, विश्वास एक बात होती है कि आप मुझ पे कितना विश्वास रखते हो। ट्रस्ट मी, इसके पहले भी जो हम लोग ने टॉपिक्स बताए हैं वो पेपर में आए हैं और बच्चे लिख के आए हैं। सो आप भी ये टॉपिक्स अच्छे से अगर करके जाओगे तो 100% लिख के आओगे और अच्छे तरीके से लिख के आओगे। ठीक है, सो ये आपका हो गया पूरा 3 चैप्टर जहां पे हम लोग ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं तो आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा, इसमें सॉल्ट एग्जांपल्स ज्यादा देखने मिलेंगे। सॉल्ट एग्जांपल्स में ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, लेकिन जो तुम लोग का टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स है वो एज सच टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स तुम लोग को यहाँ पे ज्यादा देखने नहीं मिलते। सो सॉल्ट एग्जांपल्स ये चैप्टर के थोड़े से अच्छे से करके जाना है। एंड आई होप आज का जो हम लोग का ये सेशन है जहां पे हम लोग ने 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए वो आपको समझा है, और जितना मैंने आपको बताया है उतना आप करोगे सो आपका स्कोर इंक्रीज होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई है, अगर आपको टॉपिक समझ में आए हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो हमें और मोटिवेट आपको करना है। तो और मोटिवेट के लिए हम लोग का मोटिवेशन क्या है बच्चों? लाइक्स। सो जितने ज्यादा लाइक्स रहेंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स रहेंगे, हम लोग उतना ज्यादा मोटिवेशन आपके लिए लेके आएंगे। हम भी मोटिवेट होकर काम करेंगे और आपको भी मोटिवेट करेंगे। सो थैंक यू बच्चों। अगर आपको मैंने जैसे बताया PYQs चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए इन डिटेल, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ PYQ। 100% हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, और इसके भी आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। टोटल 16 चैप्टर्स हम लोग को कवर करने हैं। थैंक यू सो मच।